प्रिय बच्चों, आज मैं दिनेश सहगल आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10-1 व 10-2 में हिंदी में पूछे जाने वाले अपठित बोध से अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के साथ। यह प्रश्न दोनों ही कक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। यदि हम थोड़ी सी सूझबूझ के साथ इस प्रश्न के उत्तरों को हल करने का प्रयास करें तो हम इसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रश्न न केवल कक्षा 11वीं व 12वीं में महत्वपूर्ण प्रश्न है, बल्कि आगे आप जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे वहां पर भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पहले अपठित गद्यांश के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं अपठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है। अपठित गद्यांश में पहला शब्द है अपठित। अपठित जो निर्धारित पाठ्यक्रम में न पढ़ा हो। वह गद्यांश का अर्थ गद्य विधा जैसे कहानी, नाटक, विज्ञान या साहित्य आदि किसी भी विषय से संबंधित लेख का एक अंश। यह किसी पाठ्यपुस्तक में से नहीं लिया जाता। यह कला, विज्ञान, साहित्य आदि किसी भी विषय से संबंधित लेख का एक अंश हो सकता है। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका ज्ञान भी बढ़ता है। इस प्रश्न में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बिना विकल्प के और दूसरे विकल्प के साथ। बिना विकल्प के प्रश्नों में गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से पढ़कर या ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाता है और यह आजकल 10-1 कक्षा के हिंदी के प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। और विकल्प के साथ वो प्रश्न जिनका उत्तर हमें गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से ही सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जाता है। यह कक्षा 10-2 के प्रश्न पत्र में जो गद्यांश से संबंधित प्रश्न आता है, पहला ही प्रश्न, उसमें पहले प्रश्न के पहले 5 भाग विकल्प के साथ उत्तर वाले होते हैं और अगले 2 प्रश्न जो हैं वो बिना विकल्प के रहते हैं। अब बात करते हैं कि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात है कि हमें दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए और दूसरी बात, एक बार पढ़ने के बाद प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए और उन प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर को, जो संभावित उत्तर उस गद्यांश की जिन पंक्तियों में है, उन पंक्तियों को रेखांकित अर्थात अंडरलाइन करते हुए दोबारा पढ़ना चाहिए। फिर जब हमें वो पंक्तियां मिल जाएं जिनमें वो प्रश्नों का उत्तर है, तो हम उन पंक्तियों में से उस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन वह उत्तर हमेशा हमारे अपने शब्दों में होना चाहिए। ज्यों का त्यों हमें प्रश्न का उत्तर वहां से नहीं उतारना है। और अगली जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि
उत्तर हमेशा हमें अपने ज्ञान पर आधारित नहीं देना है, बल्कि गद्यांश के आधार पर, अर्थात लेखक के अनुसार ही हमें उस प्रश्न का उत्तर देना है। हम केवल अपने विचार के अनुसार उत्तर उसी स्थिति में देंगे जब प्रश्न में यह कहा गया हो कि आपके अनुसार क्या हो सकता है। एक प्रश्न इसमें शीर्षक से संबंधित होता है। शीर्षक से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर हमेशा 3 या 4 शब्दों तक हो। एक शब्द वाला शीर्षक भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, और पूरी पंक्ति में जो शीर्षक आए वो भी उचित नहीं होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रश्न के उत्तर का विस्तार। तो जो विकल्प वाले प्रश्न हैं उनका उत्तर तो सीधा है कि वो एक पंक्ति में, 2 पंक्ति में, या जो वहां विकल्प दिया गया है उसी के वही उसका उत्तर रहेगा, चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे वो 2 नंबर का हो। लेकिन वो प्रश्न जो बिना विकल्प के हैं वहां हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उस प्रश्न के उत्तर का विस्तार क्या रहेगा। तो यदि वो प्रश्न 1 नंबर वाला है तो हम एक पंक्ति में भी उसका उत्तर दे सकते हैं। वैसे 2 पंक्तियों में भी हो जाए तो बुराई नहीं है। और जो प्रश्न 2 नंबर का है उसमें हमें 2-3 पंक्तियों में उसका उत्तर देना है। अब हम इसे एक गद्यांश का उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। जब मनुष्य एवं समाज अपने क्षुद्र स्वार्थों को त्याग कर देश के व्यापक हित तथा जन कल्याण की ओर अग्रसर होता है, तब इस भावना का विकास होता है। राष्ट्र के सुख में हित प्रत्येक व्यक्ति सुखी और उनके दुख में दुखी रहकर सच्ची राष्ट्रीयता का अनुभव करता है। आधुनिक युग में राष्ट्रीयता की भावना को पाश्चात्य देन कहा जाता है, किंतु भारतीय मनीषियों ने शताब्दियों पूर्व राष्ट्रीयता का विकास कर उसे अंतर्राष्ट्रीय और विश्व बंधुत्व की सीमा तक पहुंचा दिया था। अर्थात अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में जिस अनेकता में एकता का संदेश है वह अत्यंत दुर्लभ है। इस सूक्त में मातृभूमि की गौरूप में कल्पना अत्यंत मनोरम है। यह धेन रूपनी पृथ्वी विविध भाषा बोलने वाले तथा नाना धर्मों का पालन करने वाले जनसमूह का भिन्न भिन्न प्रकार से पालन करती है। भारतीय लोकगीतों में राष्ट्रीयता का यही रूप उपलब्ध है, जिसमें अपने इष्ट के लिए दूसरे के अनिष्ट की किंचित मात्र भी संभावना नहीं है। इन गीतों की राष्ट्रीय भावना विश्व बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त करती है। एक बार पढ़ने के बाद अब हम आगे प्रश्नों की ओर चलते। हाँ, तो बच्चों हमने एक बार पूरे गद्यांश को पढ़ लिया है। अब हम इनके प्रश्नों पर एक नजर डालेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीयता कैसी भावना है। दूसरा है, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में क्या संदेश निहित है। तीसरा है, भारतीय मनीषियों ने शताब्दियों पूर्व राष्ट्रीयता के विकास को कहां तक पहुंचा दिया। तो इस तरह से हम सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर गद्यांश की ओर जाएंगे। तो जैसे हमने गद्यांश को दोबारा पढ़ना शुरू किया, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। अरे यहाँ तो पहले प्रश्न का उत्तर दिखाई दे रहा है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद हम जब अगली पंक्ति में, जब मनुष्य एवं समाज अपने क्षुद्र स्वार्थों को त्याग कर देश के व्यापक हित तथा जन कल्याण की ओर अग्रसर होता है, तब इस भावना का विकास होता है। अरे इस पंक्ति में ऐसा लग रहा है कि प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, तो हम इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। तो इसी तरह से हम जब बीच में पहुंचेंगे कि अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के अनुसार, लग रहा है इससे संबंधित, हाँ, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो सकता है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, तो इस तरह से हम उन संभावित पंक्तियों को अंडरलाइन कर लेंगे जहां पर उनके उत्तर है। फिर उसके बाद हम फिर प्रश्न की ओर जाएंगे। पहला प्रश्न, राष्ट्रीयता कैसी भावना है। हाँ, पहली ही पंक्ति हमने अंडरलाइन की थी, उसमें हमें इसका उत्तर दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है।
तो प्रश्न नंबर 1 का ख विकल्प ही इसका सही उत्तर है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2, इसका उत्तर भी बीच में आया था। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के अनुसार या पृथ्वी सूक्त में अनेकता में एकता का संदेश दिया गया है, तो इसका ख सही उत्तर है। अब इसी तरह से हम, ये तो हो गए हमारे जो विकल्प वाले उत्तर है, लेकिन हम प्रश्न नंबर 7, भारतीय लोकगीतों की क्या विशेषताएं हैं ये बताइए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमने अंतिम पंक्तियां जो थी वो अंडरलाइन की थी कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो अब हम अंतिम पंक्तियों में से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर बनाते हैं। तो कैसे बनेगा उत्तर? भारतीय लोकगीतों की विशेषताएं बताइए। उत्तर इस तरह से आएगा मेरे अनुसार कि भारतीय लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, भारतीय लोकगीतों में राष्ट्रीयता की भावना प्रमुख रूप से पाई जाती है। नंबर 2, राष्ट्रीयता की भावना भी ऐसी जो विश्व बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त करती हो। तो इस तरह से यदि हम प्रश्नों के उत्तर बनाएंगे तो हम पूरे अंक प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये थे गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करने का तरीका। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।